रितु जी, आपने जब अपना लेटर पढ़ा तो आपने ना एक लाइन बोली कि मैं दूसरों के दर्द को अपना बना लेती थी या दूसरों के दर्द को अपनी दर्द की तरह फील करती थी। मैं ना आपको बताना चाहती हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत अनहेल्दी है। दूसरों के दर्द को अपने अंदर फील नहीं करना होता। इट्स मीन, दूसरी भाषा में बोलूँ, दूसरों के पेन को बोरो नहीं किया जाता। पहली बात तो ये कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री आनी चाहिए कि अगर किसी को पेन है ना, किसी को प्रॉब्लम है, आप अपनी कैपेसिटी में हेल्प कर दो। मैंने बहुत सफ़र किया है पर्सनली, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मैं बहुत अनगिनत रोई हूँ, और मैंने इंसानों को नहीं, मैंने एनिमल्स को, इंसानों को तो किया ही किया, जो एनिमल्स हैं उनके पेन को अपने अंदर इतना फील किया कि मेरे को लगता था कि शायद मेरे ही प्राण निकलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ना ये पता होना चाहिए, पहली बात तो आपके मन में किसी के लिए सहानुभूति है, आप अपनी कैपेसिटी में हेल्प करो। हमने पहले भी डिस्कस किया है, दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कि एक चीज़ है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है तो आप भरपूर प्रयास करो, और अगर कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल से बाहर की बात है तो उसको सरेंडर कर दो कि प्रभु आप देखो, हमारे बस की बात तो है नहीं। तो ये हम सब लोगों के लिए लेसन है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान को के पेन को, चाहे वो एनिमल है, दूसरा इंसान, उसके पेन को अपने अंदर फील करते हैं ना, तो उस सिचुएशन में हम उसकी हेल्प करने लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी उसके दर्द को फील करने में ही चली गई। यानी दूसरे इंसान की इमोशनल इंस्टेबिलिटी को, उसके पेन को हमने अपने मन में जगह दे दी, हमारी स्टेबिलिटी छूमंतर हो गई, हमारी जो विजडम थी, डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगी, और ना तो हम उस इंसान की हेल्प कर पाएंगे, और बिन वजह अपने अंदर और दर्द लेके घूमेंगे। तो एक तो ना, दूसरे इंसानों के दर्द को बोरो नहीं करना होता कि वो भी परेशान हो रहे हैं तो हम भी उनके साथ परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। नहीं नहीं, आप अपने आप में थोड़े से संयमित रहो। पहली बात ये है, अभी भी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, आगे भी आप सिंपैथी रखो, आप हेल्प करो, आप उनके लिए कोई डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करो। फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो तो वो करो, इमोशनल कर सकते हो तो वो करो, लेकिन दूसरों का दर्द उधार नहीं लिया जाता। चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे वो अपनी वाइफ हो, अपने इन लॉज हो, अपने बेस्ट फ्रेंड हो, दर्द बोरो करने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि उनके ही दर्द में हम पागल हुए घूम रहे हैं। पहली बात। और दूसरा बात, मैं चाहती हूँ आप ना अपने नोट्स में इस बात को लिखें। एक वर्ड होता है नोन। नोन मतलब जिस इंसान को हम जानते हैं कि भाई ये इंसान मेरा नोन है, ये इंसान मेरा नोन है, कि मैं इस इंसान को जानती हूँ। तो KNOWN, नोन वर्सेस फ्रेंड। नोन वर्सेस फ्रेंड। हमको ना बहुत क्लियरली फर्क पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फ्रेंड में और नोन में, कि ये इंसान मेरा दोस्त है या नहीं, मैं इस इंसान को जानता हूँ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो मैं बोल दूँ कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, मेरे नोन है ये, और एक मैं बोलूँ जी ये मेरे फ्रेंड है। फ्रेंड बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम हर किसी को दोस्त नहीं बोल सकते। अगर आप हर किसी इंसान को दोस्त बोल रहे हो, इट्स मीन आप अपने स्टैंडर्ड्स लो कर रहे हो, आप खुद को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो। हर इंसान दोस्त नहीं होता। इन्होंने यहाँ पे लिखा है अपने लेटर में, जब ये बोल रही थी तो इन्होंने बोला कि ना मैंने हर इंसान में दोस्त को ढूंढा। नहीं, हर इंसान दोस्त होता ही नहीं है। हर इंसान की दोस्त होने की हैसियत ही नहीं होती है। दोस्त का मतलब मित्र, यानी एक ऐसा इंसान जो सच में आपका भला चाहता हो और उसका भला चाहने का पोटेंशियल भी हो, भला चाहने का पोटेंशियल हो। अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलते हैं, दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं। आपने देखा है किसी नगर पालिका के हेड से मिलते हुए उनको, या किसी ग्राम पंचायत के किसी सरपंच से पर्सनली जाकर मिलते हुए? उनके लेवल की चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको बात यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की नहीं है, किसी को छोटी नज़र या बड़ी नज़र से देखने की नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ढक्कन है ना, ये बड़ा है और इस छोटी बोतल के ऊपर नहीं आएगा। यानी ये ढक्कन इस वाली बोतल के लिए कोई पर्पज सर्व नहीं करेगा, ये इसी पे आ सकता है। तो दोस्त होने का मतलब ये होता है कि कोई इंसान के अंदर इतना कैलिबर है, उस इंसान की नीयत है कि वो आपकी लाइफ में एक रोशनी लेकर आ सकता है।
किताबों को दोस्त बोला जाता है, किताबें मेरी अच्छी दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि किताबों के अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको हेल्प कर सकती हैं, क्लैरिटी की तरफ लेकर जा सकती है। सी फॉर कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से सी फॉर क्लैरिटी, तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाती हैं। तो हर इंसान दोस्त नहीं होता है, नहीं। पूरी जिंदगी में ना अगर दो लोग तीन लोग अच्छे मिल जाएं जिनसे मन के दुख शेयर कर ले बिना फिल्टर के, और मन के दुख हम उन्हीं लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके ऊपर हमको सी फॉर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये बात सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और मेरा भलाई चाहेंगे तो मेरे को कोई अच्छी सलाह भी दे देंगे। जिन 50 लोगों को आप दोस्त बोलते हो, क्या उनके साथ आप अपना दुख साझा कर सकते हो? क्या उनके साथ आप रो सकते हो? क्या क्या आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि वो सच में आपका गुडविल चाहते हैं? तो इसीलिए ना बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है कि ये नोन है जी, ये मेरे नोन है। मान लीजिए मैं 3 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ कहीं बाहर गई, वो कौन जी है? जी मेरे नोन है, फ्रेंड नहीं। जैसे हर किसी इंसान को ऐसे पकड़ के आई लव यू नहीं बोला जाता ना, हर किसी को पकड़ के आई लव यू नहीं बोल सकते, हर किसी को हग नहीं कर सकते। उतना ही क्लैरिटी होना चाहिए। हर इंसान दोस्त नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का दोस्त होने का पोटेंशियल होता ही नहीं यार। आपका कुछ अलग लेवल है, आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकती है, उनकी लाइफ में कुछ और कंट्रीब्यूट करेगी। अब जो शराब के ठेके के बाहर बैठा इंसान है, वो जो बैठा ही रहता है वहाँ पे, आपको लगता है कि उसका जिम वाले के साथ कोई यारी दोस्ती होगी? हो ही नहीं सकती है। वाइब्रेशंस मैच ही नहीं है, वाइब्रेशनल मैच ही नहीं है। इसीलिए हर इंसान दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो हो नहीं सकता। ठीक है, हर इंसान की में इतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आए। पूरी जिंदगी में गिने चुने 3-4 अच्छे दोस्त मिल जाएं जिनके ऊपर सच में इतना आत्मविश्वास हो कि रात के 3 बजे भी कॉल करके मुंह फाड़ फाड़ के रोएंगे तो सामने वाला सुन भी लेगा, सलाह भी दे देगा, मदद भी कर देगा। ऐसे मुश्किल से 2-3 लोग होते हैं पूरी लाइफ में। और भीड़ होती है। अब लोगों के पास इंस्टाग्राम पे भीड़ है जी, हमारे इतने फॉलोवर हैं। अब लोगों के पास भीड़ है जी, हमारे फेसबुक पे इतने दोस्त हैं, हमको इतने लाइक आ गए। भीड़, सिर्फ भीड़ है ये। ठीक है, तो बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि दोस्त तो 2-3 ही होते हैं, और वो भी किस्मत अच्छी हो तो। वरना कुछ लोगों का पूरा जीवन निकल जाए और एक अच्छा दोस्त ना बन पाए। नहीं बन पाए, क्या हो गया? संभावना है ये भी। तो इसीलिए इन्होंने बोला हर इंसान में दोस्त ढूंढा, तो ये हमारी गलती थी, हम नहीं ढूंढ सकते। दूसरे को दर्द को अपनाया, हमारी गलती, हमको नहीं अपनाना चाहिए। दिस इज़ अ अनहेल्दी प्रैक्टिस। ठीक है, कई बार हम महान बनने के चक्कर में, क्योंकि शायद हमको हमारे टीवी सीरियल महान बनना सिखाते हैं, हमारा कल्चर शायद कहीं ना कहीं औरतों को बहुत ज़बरदस्ती महान बनाता है। लेकिन ये बात औरत की और पुरुष की नहीं है। ऐसे बहुत सारे पुरुष भी मिल जाएंगे जो बहुत दरिया दिल हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। ठीक है, बात जेंडर स्पेसिफिक है ही नहीं। तो और तीसरी बात इन्होंने बोली कि ना इन्होंने थोड़ा दुनिया की तरफ एक रूखा सूखा रुझान दिखाया लेटर में कि दुनिया ऐसी होती है कि किसको जितना इज्जत दो वो उतनी ही आपकी कदर नहीं करता। नहीं, आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न्स नहीं आएंगे। आते ना टीवी पे ब्रेक आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क फ्रॉम आरबीआई। इसीलिए अगर आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे। यानी अपने गलत लोगों में इन्वेस्ट कर दिया, गलत लोगों से उम्मीद कर दी। ठीक है, अब देखो अगर आपका कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार है, उसकी बेटी की शादी है तो 5100 रुपये दे दोगे। ठीक है, और ऐसे ही कोई जान पहचान वाला है कि सिर्फ एक इंसान का उसने न्योता दे दिया कि भाई खाना खा लेना, आ जाना, 101 रुपये डाल के आओगे। फर्क पता है ना क्लियरली कि 5100 कहाँ डालने हैं, 101 कहाँ डालना है। तो वैसा ही है, आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि किस इंसान के साथ कितनी करीबी सही है आपके लिए, कौन कितना लायक है। आंख मूंद के हर किसी के ऊपर फूलों की बारिश नहीं हो सकती। अब एक सूअर है जिसको कीचड़ में पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, आप करो गुलाब के फूलों की वर्षा, महंगे महंगे रोजेस लेकर आओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस बात को लेकर भी अपने मन में दुख मनाना और लोगों के प्रति कुंठा का भाव रखना कि लोग गलत हैं, दुनिया गलत है या समाज गलत है, नहीं, वो बहुत लिमिटिंग फैक्टर है। कोई गलत नहीं है। अगर हम सही हैं ना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो हम सही डिसीजन लेंगे, ना तो किसी का पेन बोरो करेंगे,
ना हम हर किसी को फ्रेंड बोलेंगे और ना ही हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए जा सकते हैं कि 1 करोड़। गेम लाखों का है कि करोड़ों का है, या चिल्लर है। तो अगर आप चिल्लर में लाखों लगाओगे तो भाई रोगे, और ये हम सब लोगों के साथ होता है। अब मैं मेरे माँ के पेट से तो शानी होके निकली नहीं, मैंने भी कहीं ना कहीं चिल्लर में करोड़ों लगाए होंगे और मैं वो सीख गई, तो आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बोला कि अब ये किसी से बात करने के लिए तरसती नहीं है। लेटर पढ़ रही थी तो एक कीवर्ड आया तरसना। ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपके मन में वो क्रेविंग नहीं है। लेकिन क्रेविंग 2 तरह की होती है। एक क्रेविंग होती है अकेलेपन से आना, टाइम पास करना, भाई बोर हो रहे हैं। और एक कोई बहुत सच में करीबी हो, कोई दोस्त हो जिसके साथ सच में आप अपना दिल साझा करना चाहते हैं, एक वो वाला तरसना होता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है ना, हम अपनी हैबिट की वजह से मजबूर होते हैं कि बस हमको आदत है बहुत लोगों से बात करना है, खुद के साथ नहीं रह पा रहे हैं, खुद से भागना है। लेकिन इन्होंने ये जो बोला ना कि मैं अब खुद के साथ रह पा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने किताबों को दोस्त बनाया है, वो ना उनकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। और लास्ट वाला जो 5th पॉइंट जो मैंने इनके लेटर का नोटिस किया वो ये था कि अगर मदर नेचर, अगर प्रकृति, अगर यूनिवर्स हर इंसान को उसकी मांगी हुई चीज़ दे दे तो शायद गुरूर आ जाएगा। ये बात थोड़ी सी हैवी लगती है, थोड़ी सी कुंठा वाली भावना है इसमें। एक्चुअली ये बात नहीं है कि अगर सबको सब मिल जाए तो घमंड आ जाएगा। एक्चुअली सब सबके लायक नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा। आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है उस चीज़ की, या तो वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है। अब मान लीजिए आप चाह रही हैं कि आप जितना लोगों के लिए काम कर रही हैं, एज अ छोटी बहू आपने कंट्रीब्यूट किया, आपने सेवा करी, आपने प्रेम दिया, मान सम्मान दिया, दूसरों की बातें सुनी। नाउ इन रिटर्न आप चाह रही हैं कि सामने वाला इंसान आपको उतना ही प्यार दे, उतना रिस्पेक्ट करे, उतना केयर करे। शायद वो चीज़ है नहीं उनके पास। ठीक है, तो इसीलिए ना जब हम ये बोलते हैं ना कि गीता में बोलते हैं, या वैसे हमारे संत महात्मा बोलते हैं कि कर्म करते जाओ फल की आस मत देखो, वो ऐसा नहीं कह रहे कि आप पढ़ते रहो कभी पेपर ही पास नहीं होएगा। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, जब आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट ही आएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि वो बात चिल्लर की है, लाखों की है कि करोड़ों की है। अब हमको नहीं पता ना कि आपकी जो इन-लॉज हैं, आपके हों चाहे किसी के भी हों, उनका परिवार कैसा है, उनका इमोशनल मॉडल कैसा है। हर फैमिली का एक इमोशनल मॉडल होता है साइकोलॉजी में। इमोशनल मॉडल का मतलब होता है कुछ ऐसे परिवार मिलेंगे जो बहुत बेबाक है, मुंह पे ही बात कह देते हैं, हंस लेते हैं, खा पी लेते हैं, मज़े में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि बस बड़ों की बात माननी है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, अगर तुमने अपनी बात रखी तो बदतमीजी माना जाएगा। वहाँ पे इमोशंस को सप्रेस करके रखा जाता है। तो हर फैमिली का अपना एक हिस्ट्री होता है, और वो हिस्ट्री किसी एक इंसान से नहीं बनता है, वो लंबे टाइम से उनके परिवार में फॉलो हो रहा है। तो कई बार ना ग्राउंड रियलिटी को अगर आप समझ लो कि यार देखो इन लोगों का परिवार ही ऐसा है, अगर मेरी जगह कोई और बहू बन के आती तो उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करते। ठीक है, तो उस चीज़ को पर्सनल ना लेने की बजाय कि ऐसा नहीं कि मेरे में कोई कमी है। अब इन लोगों का इमोशनल मॉडल ही ऐसा है कि आप काम करके दोगे तो ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी बात इनके सामने रखोगे तो ये कहीं ना कहीं बोल देंगे कि आप बदतमीजी कर रहे हो, या आप अच्छे इंसान नहीं हो, या आप खराब हो। ये उनका प्रॉब्लम है कि वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, या वो उतना प्यार से बात नहीं कर पा रहे। तो उनका ना अपना काम करने का तरीका है, हो सकता है वो अपने हिसाब से बहुत सही कर रहे हो, उनको ऐसा लगता हो कि उन्होंने कोई गलती करी ही नहीं है। हमने क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया है, हर इंसान की अपनी कंडीशनिंग है, हर इंसान का समाज उसको बनाता है, उसका परिवार उसको बनाता है, उनका अपना वैल्यू सिस्टम है, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया है। तो आप ना अगर उस पेन को अपने अंदर रहने देंगी, बार बार उसी गली हुई सड़ी हुई कहानी को अपने मन में प्ले करती रहेंगी, उसको सोच सोच कर रोती रहेंगी, तो ना इससे ना आप खुद को ही हर्ट करेंगी। और ना ये वाली बात से ना मैं बहुत सहमत हूँ, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो डायनामिक्स होती हैं। देखो वाइफ है ना अपने हस्बैंड के भरोसे पे ही अपने ससुराल आती है, ना तो वो अपनी सास को जानती है, ना ही ससुर को जानती है। अरेंज मैरिज में तो हस्बैंड को भी नहीं जानती, लेकिन एक इच्छा होती है, एक फेमिनाइन अर्ज होती है
कि हाँ उसका हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट करे। मतलब जैसे लड़कियां ना अपने फादर में अपना प्रोटेक्टर देखती हैं कि माई फादर इज़ माई प्रोटेक्टर, तो ऐसे ही ना महिलाएं ना अपने हस्बैंड में अपना प्रोटेक्टर देखती हैं कि भाई ये मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, मेरे लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि मैं इन्हीं की वाइफ कहला रही हूँ ना यहाँ पे। तो जब है ना वो उस परिवार में अकेली है, उसका कोई नहीं है यहाँ पे, दीवारें भी अलग है, नई दीवारें हैं, नई सीलिंग है, नया पंखा है, पानी का टेस्ट भी डिफरेंट है, घर का इन्वायरमेंट भी अलग है, सब कुछ ही अलग है। वो बस एक इंसान के भरोसे उसी के साथ सात फेरे लेके आई है। तो जब वो उसके घर में आ रही है ना, तो अननोविंगली, अनइंटेंशनली, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, उसके मन में इतनी इच्छा होती है कि माई हस्बैंड शुड बी देयर टू सपोर्ट मी। शादी के शुरू वो बोलेगी नहीं, जब उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, वो थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखा देगी और हस्बैंड सोचेगा कि अरे 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर कोई इवेंट होगा, फिर वो नाराज़गी दिखाएगी कि तुमने तो बोला नहीं, मैंने तो ये काम सही किया था, मम्मी ऐसे ही गुस्सा हो रही थी या पापा ऐसे गुस्सा हो रहे थे, तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुम तो जानते हो कि मैं सही हूँ। वो हस्बैंड सोचेगा कि ऐसे ही कर रही होगी, 1-2 दिन में हो जाएगी ठीक, इसकी तो आदत है कंप्लेन करने की, इसकी तो आदत है गुस्से में रहने की, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन पता है क्या होता है, महिलाओं के मन में ना एक इम्पैथ छुपा होता है, डिटेल्ड मेंटल रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। यानी उनके मन में हर चीज़ का इतना डिटेल में मेंटल रिकॉर्डिंग होता है कि वो आज भी आंख बंद करके उस माहौल को एज इट इज़ महसूस कर सकती हैं कि तुम वहाँ खड़े थे उस कोने में, इस कलर का पैंट पहना था, ऐसा शर्ट पहना था, और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे ये सुना रहे थे और तुम धरती में देख रहे थे, तुमने एक बार नहीं बोला कि तुम सही हो या गलत हो। उनको हर इवेंट एज इट इज़ याद होता है, क्योंकि वो उनके मन से मिट ही नहीं पाया, क्योंकि शायद आपने उनको कन्विंस नहीं किया, उतना प्यार शो नहीं किया, उतने इमोशनल अवेलेबल नहीं रहे, या शायद आपको लगा हो जाएगी ठीक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 1 साल गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे शादी की जाते जाते हैं मन में कुंठा महिला के बढ़ती रहती है, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड से वो प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा। अच्छा, हस्बैंड की क्या गलती है, क्योंकि उस हस्बैंड ने भी पहली बार एक फीमेल का एक्सपोजर देखा है, उसने कौन सा 20-25 लड़कियों को स्टडी कर रखा है, उसकी भी गलती नहीं है वैसे तो। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि शादी के 30 साल के बाद, 35 साल के बाद फिर औरतें मांगती हैं एक पॉइंट पे 35 साल का हिसाब। अब जब लड़ाई होगी तो वो अपने पुराने 35 साल का हिसाब एक ही पॉइंट में मांगेंगी, वो लड़ेंगी, क्योंकि वो जो भाव है ना उनके अंदर से गया ही नहीं कि मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। उनको ना इमोशनल अबेंडनमेंट फील होती रही, येट वो आपके बच्चों की माँ बन गई, येट वो आपके साथ एक लाइफ जीती चली गई, लेकिन उस जीने के साथ साथ भी उनके मन का जो इमोशनल अबेंडनमेंट वाली फीलिंग है ना, वो बढ़ती जा रही थी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आप देखोगे भारतीय शादियों में, इंडियन मैरिजेस में ये बहुत फिनोमिना है कि शादी की शुरुआत में मेल डोमिनेट करता है, महिला चुप 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 रह के सुनती रहती है। जैसे जैसे शादी की उम्र बढ़ती है तो जो मेल का डोमिनेटिंग नेचर है उसका एरो नीचे चले जाता है डिक्लाइनिंग मोड में, और जो फीमेल का डोमिनेंस है वो इंक्रीजिंग मोड में हो जाता है। और जैसे शादी को 20, 25, 30, 35 साल हुए, अब वो जो फीमेल है उनमें काली माँ का रूप दिखेगा, और जो हमारे पति देव हैं, मेल हैं, वो बेचारे सबमिसिव मोड में आ जाएंगे, वो रहेंगे नहीं ये अभी ना छिड़ी हुई है, ज़्यादा बोलना नहीं है, थोड़ी देर में आप शांत हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए मैं रितु जी आपकी इस पॉइंट से बहुत एग्री करती हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको ना एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसमें ना हम ना आपके हस्बैंड को ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसा होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, इंडियन मैरिजेस में होता ही होता है जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी वाइफ के लिए बहुत पैशनेट हो, कुछ होते हैं गिने चुने 100 में से 1-2 लोग पैशनेट होते हैं जो बचपन से ही अपनी वाइफ के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ मेरी वाइफ को कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन वो गिने चुने होते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड बीच में आ जाता है, वो अपने पेरेंट्स को भी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो इतने सालों से उनकी ट्रेनिंग में है, उनके इन्फ्लुएंस में है, उनका अपना वैल्यू सिस्टम है, उनका अपना इमोशनल बॉन्ड है, आपके साथ भी एक रिश्ता मेंटेन करना है। तो वो ना बीच में फंस जाता है, उसको बहुत क्लैरिटी होती नहीं है। ठीक है। तो कई बार ना माफ़ कर देना रितु जी सही चीज़ होती है। अगर कई बार ना अननोविंगली, अनजाने में, अनइंटेंशनली
अगर पार्टनर हर्ट कर दे, शायद वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, शायद वो अपने लिए स्टैंड ना ले पा रहे हैं, आपके लिए तो क्या ही लेंगे, वो अपने लिए ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कियोस में रहना पसंद नहीं करता। यहाँ पे पेरेंट्स शिकायतें खोले हुए हैं, यहाँ पे आपने अपना पतरी पोठा खोला हुआ है कि ये गलत वो गलत, ये बीच वाला इंसान फंस जाता है। अ, हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि वाई इंडियन मेन कमिट सुसाइड, क्योंकि ना उनको इमोशनल एक्सप्रेशन मिलता ही नहीं है। पेरेंट्स वैसे नहीं बोलने देते, यट लड़कियों की तरह रोता है लड़का होके, तो पेरेंट्स वैसे इमोशन एक्सप्रेस नहीं करने देते। वाइफ आने के बाद वाइफ ये एक्सपेक्ट करती है कि जो आदमी हो बहुत मैस्कुलिन हो, बहुत प्रोटेक्टर हो, तो वहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद अपनी वल्नरेबिलिटी वो शो नहीं कर पाता है। शुरू शुरू में तो नहीं कर पाता है, अगर रिश्ता कुछ सालों के बाद बहुत बढ़िया डेवलप हो जाता है तो बात अलग होती है। तो ना हम ना बहुत सोशल बीइंग हैं, हम समाज के बनाए हुए लोग हैं, हमको ना अपनी अभिव्यक्ति करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं है जीवन में। तो अब आपके पति की अपनी जिम्मेदारियां थी कि भाई मम्मी का भी कहाँ मानना है, पापा का भी मानना है, जॉइंट फैमिली में है तो बड़ा भाई बड़ी भाभी भी हैं, उनका भी मानना है। फिर ऊपर से ना हम महिलाएं रहती हैं घर के अंदर, तो वो घर के डायनामिक्स के बारे में ही सोचेंगी। जो मेल है ना उसको बाहर भी जाना है, दोस्तों में बैठना है, रिश्तेदारों में बैठना है, बैठकों में बैठना है, वहाँ पे हर तरह का डिस्कशन होता है। तो उनके ऊपर ना एक अनसेड प्रेशर रहता है, एक ऐसा प्रेशर जिसको बहुत कहीं कानून के रूप में लिखा नहीं है, लेकिन वो बाहर का इन्वायरमेंट भी उनके बिहेवियर को गाइड कर रहा होता है। तो ना वो लोग बोलते हैं कि तुम घर में रहती हो तुमको क्या पता, क्योंकि जो लोग सच में बाहर रह रहे हैं ना, मतलब बाहर काम कर रहे हैं, बाहर से पैसा कमा रहे हैं, बाहर उठ बैठ है उनकी, अब वो घर में भी आ रहे हैं, घर में पापा को देख रहे हैं, बड़े भाई को देख रहे हैं, तो वो ना कॉन्फिडेंस आना, वाइफ के लिए स्टैंड लेना या खुद के लिए स्टैंड लेना, वो इतना इजीली आता नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि आपने शादी 30 की उम्र में करी थी। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक बंदा है जो 33 की उम्र पे अटका हुआ है। मैंने बताया ना 33 की एज पे अटका हुआ है वो, उसको लग रहा है कि वो 5,000 साल लेट हो गया शादी के लिए। तो अब आप लोगों की शादी मुश्किल से 21 22 23 की उम्र में हो गई होगी। आप देखो ना आज 21 22 23 के जो बच्चे हैं वो आप लोगों से तो ज़्यादा ही मिच्योर है, फिर भी उनकी ज़िंदगी कितनी झंड हो रखी है। जो आज के 22 23 साल के बच्चे हैं, और आपकी तो शायद 22 23 में शादी हो गई और उसके बाद बच्चे भी हो गए, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई। तो ना इतना किसी इंसान को संभलने का टाइम मिलता नहीं है, और ना हमारे स्कूल में कोई सिखाते हैं कि रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। वो a+b² तो सिखा देंगे जो कहीं काम नहीं आएगा। a²b²+2ab वो तो सिखा देते हैं, लेकिन अब वो फैमिली में कैसा कंडक्ट होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए, अगर आप इमोशनली लो फील कर रहे हो तो उसको कैसे अपने मन से बाहर निकालें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के डायनामिक्स कैसे होने चाहिए, इन सब पे तो कोई बात ही नहीं करता। तो इसीलिए ना रितु जी कई बार ना चीज़ों को माफ़ कर देना, अब बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना कि यार इस इंसान ने जानबूझ के नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको मज़े आ रहे थे मेरे को परेशान देखकर, ये खुद मजबूर था, ये खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया, मेरे लिए क्या ही लेता। ठीक है, तो कई बार ना माफ़ कर देना आपको भी आज़ाद कर देगा और सामने वाले इंसान को तो करता ही करता है, और फिर ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। अगर आपके मन में कुंठा है, शिकायत है, दर्द है, तो ज़िंदगी भारी लगती है। तो इसीलिए लोगों को इसलिए माफ़ कर देना क्योंकि शायद वो अपने पेन से, जो उनका दर्द है ना, उनका दर्द है, उनका खालीपन है, उनके घाव हैं, उनके दिमाग में एक फिक्स्ड डेफिनेशन है लाइफ की कि इस उम्र में ये, इसमें ये, वो बांधती हैं चीज़ें। और लोग है ना बहुत सिक्योरिटी ड्रिवन होते हैं। लोग है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सिक्योरिटी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, खुलापन बर्दाश्त नहीं होता। सिक्योरिटी का मतलब है फिक्स डेफिनेशन ऑफ लाइफ, कि बड़ों ने बोल दिए तो यही होगा, छोटे नहीं बोलेंगे उसमें। तो इसीलिए रितु जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पेन, एंड राधा रानी आपको ब्लेस करें, आप इन पुराने घावों से हील हो पाएँ, आप अपने आप को और प्यार कर पाएँ, ज़िंदगी और सुहावनी लगे आपको। और आपने काफ़ी इंसाइटफुल लेटर लिखा जिसकी वजह से हम काफ़ी डायमेंशंस को टच कर पाए। राधे राधे। रिकॉर्डिंग मैं इस सेक्शन की बंद कर रही हूँ।